सिवान में अचानक पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। जैसे ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सिवान पहुंचे तो यहां की पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। आपको बताते चले कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे गुप्त तरीके से अवध असम एक्सप्रेस से सिवान स्टेशन पर उतरे और फिर उन्होंने सिवान की प्रशासन की गाड़ी पर कई थानों का निरीक्षण किया। सबसे पहले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सिवान के सरायओपी थाने में गए और वहां पर निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं, ये हम रात की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव पे दिखा रहे हैं, जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सिवान के एसपी के गाड़ी में बैठे हुए हैं और गुप्त तरीके से कई थानों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। आपको बताते चले कि जब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पटना से अवध असम ट्रेन से सिवान के लिए निकले तो किसी भी अधिकारी को सिवान में पता नहीं था और जैसे ही वो सिवान में आए तो यहाँ पर प्रशासन में खलबली मच गई। आप देख सकते हैं कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सरायओपी थाने के बाद से सिवान के सर्किट हाउस में पहुँचे और वहाँ पर मीडिया से भी रूबरू हुए और उसके बाद डीजीपी ने क्या कुछ मीडिया से कहा, आइए आपको विस्तार से हम सुनाते हैं। हालांकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के साथ सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा और तमाम प्रशासनिक बल के पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। एटीएन लाइव के लिए सिवान से चंदन कुमार। मेरा हो भी गया, वो कल आपको नतीजा इसका मिलेगा। सर, इन दिनों सिवान में लगातार सर हत्याएं। देखिए, वो हत्याएं आज की बात नहीं है, हम लोग ने इसका पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। जो भी हत्याएं होती हैं मोस्टली आप देखिएगा उसके पीछे अधिकांश हत्याओं में करीब 60% कहीं न कहीं से रुपए, पैसे, जमीन, संपत्ति, भूमि विवाद ही कारण होता है। चाहे ठेके का मामला हो, पट्टे का मामला हो, या जमीन का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, तो भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, रुपये पैसे का विवाद ये मूल कारण है हत्या। इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। मुख्यालय से आदेश दिया गया है, बिहार भर के सभी थाने जितने हैं 1065 थाने और सहायक थाना मिलाकर लगभग 1500, सबको ये कहा गया है कि गांव-गांव में और शहर के हर वार्ड में, मोहल्ले में, जहाँ भी ज़मीन का झगड़ा हो, जहाँ भी संपत्ति का झगड़ा हो, मकान का, दुकान का, ज़मीन का, रुपए का, पैसे का, सबकी सूची बनाई जाए। उसकी सूची बनाई जाए, एक रजिस्टर में संधारित किया जाए। और बिहार सरकार ने जैसा आदेश दिया है कि हर शनिवार को हर थानेदार को थाना में बैठ करके और भूमि विवाद को, संपत्ति विवाद को, मकान दुकान के विवाद को, गली नाले के विवाद को सलटाना है। इसको सीओ और थाना प्रभारी बैठ करके उसका समाधान निकालेंगे। जहाँ जरूरत होगा नापी करेंगे, जो आक्रामक पक्ष होगा उस पर निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। ये अब थानेदार लोग इस बात प्रतीक्षा करते थे कि शनिवार को जो मामले आए उसको हम निपटाएं, लेकिन हमने ये तरीका निकाला पुलिस मुख्यालय ने कि हमें इंतज़ार किसी का नहीं करना है। हम चौकीदारों के माध्यम से, अन्य स्रोतों से खुद ही सूची बनाएंगे कि कहाँ कहाँ ज़मीन का, मकान का, संपत्ति का, गली का, नली का विवाद है, जिसके कारण यहाँ और खुद नोटिस दे करके उनको बुलाएंगे। दोनों पक्षों के लोगों को नोटिस देंगे, खुद थाना पर उनको बुलाया जाएगा और उसका समाधान करने की कोशिश किया जाएगा सीओ साहब की मदद से। तो मैं समझता हूं कि 70 से 75% मामले इतने ही से निपट जाएंगे और थाने पर सीओ साहब और इस थानेदार साहब की पहल के बावजूद जो कुछ जटिल मामले नहीं सुलझ पाते हैं, कोर्ट में लंबित रहने के कारण या और किसी अन्य तकनीकी कारण थे, तो ऐसे में सभी थानेदारों को ये निर्देश दिया गया है कि वो आक्रामक पक्ष पर तुरंत निरोधात्मक कार्रवाई करें
क्योंकि अगर संपत्ति के विवाद में, भूमि के विवाद में कहीं कोई हत्या हुई, उसके बाद में ये देखा जाएगा सुपरविजन के समय में कि पहली बात, यहाँ अगर विवाद था तो इसकी जानकारी थाना को क्यों नहीं थी, थाना ने क्यों नहीं इस जानकारी को अपने रजिस्टर में दर्ज किया, तो क्यों नहीं दोनों पक्षों को नोटिस देकर के थाना पर बुलाया गया, क्यों नहीं समाधान करने का प्रयास किया गया, और उसके बाद भी मामला नहीं सुलझ पाया तो क्यों नहीं उसमें आक्रामक पक्ष पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। तो इतनी प्रक्रिया बनाई गई है, तो इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में हत्या की संख्या में कमी आएगी। सांप्रदायिक मामले, कहीं कहीं छोटी छोटी बातों पर लोग उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, कहीं रास्ते का विवाद है, कहीं मंदिर का, मस्जिद का, ईदगाह का, कब्रगाह का, और कहीं कहीं तो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे मामलों में आपस में दो समुदाय के लोग उलझ जाते हैं। तो एक इसके लिए भी SOP बनाई गई है, मुख्यालय स्तर से सबको आदेश दिया गया कि पूरे बिहार के संपूर्ण जितने थाने हैं, पूरे 1500, सब जगह जहाँ जहाँ भी कभी सांप्रदायिक विवाद हुआ है, तनाव हुआ है या फसाद की स्थिति हुई है, ऐसे सभी जगहों को, स्थानों को चिन्हित कर लें। तो ये काम तो हो गया, एक एक स्थान को, हर जिला के, हर थाना के एक एक स्थान को चिन्हित कर लिया गया जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इसके बाद दूसरी बात ये कही गई कि हर जगह के सांप्रदायिक जो जगह हैं जहाँ सांप्रदायिक विवाद होते हैं, जगह को आपने चिन्हित किया, अब वहाँ ऐसे तत्वों की पहचान करिए जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करते हैं। ये मूलतः असामाजिक तत्व होते हैं। तो दोनों समुदाय के लोगों के ऐसे तत्वों की पहचान करिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं, जानबूझ करके तनाव फैलाते हैं, फसाद की स्थिति पैदा करते हैं। दोनों पक्षों के ऐसे लोगों की सूची बना करके रखिए, और जब भी तनाव की स्थिति हो, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो, तो आंख मूंद करके ऐसे लोगों को तुरंत उठा लीजिए। उठा लेने से स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब होता क्या है, कहीं कुछ हो जाता है, बहुत सारे निर्दोष लोग भी, दोनों समुदायों के बदमाश निकल जाते हैं, निर्दोष लोग बहुत भारी संख्या में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। कोई रोड पर खड़ा है, उसको भी पकड़कर जेल भेज दिया, कोई कहीं, बहुत निर्दोष जेल जाते हैं। ये मैंने अपना अनुभव से देखा है। कोई निर्दोष जेल न जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को परेशानी नहीं हो, और हर उन्मादी जो फैनेटिक लोग हैं, चाहे किसी संप्रदाय के हों, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करते हों, उनके मन में दहशत होनी चाहिए कि यहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम नहीं बचेंगे। तो ये सूची हम लोग बना रहे हैं, ये ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गई। तो अब इससे हम लोगों को विधि व्यवस्था सुधारण में काफ़ी सहूलियत हो रहा है। आपने देखा बिहार में कि काम किस तरह से पुलिस में सिस्टम से हो रहा है। हम लोगों ने कैसे किया, हमने करीब लगभग 400 से अधिक लोगों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई, हर स्तर के पदाधिकारी। ऐसा नहीं कि उसमें केवल सिपाही हैं या हवलदार हैं या इंस्पेक्टर हैं, उसमें DSP स्तर तक के पदाधिकारी हैं, करीब 2 दर्जन के आसपास DSP स्तर के भी पदाधिकारी हैं। और DSP स्तर के पदाधिकारी को विभागीय कार्रवाई सरकार ने अगर की है तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझना चाहिए कि सरकार का संकल्प कैसा है सुशासन के लिए। उसी तरह से आपने देखा लगभग 400 अधिकारियों को, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रंग के अधिकारियों को थानेदारी से हमेशा के लिए वंचित किया गया। क्यों वंचित किया गया? क्योंकि उनको कई कालांक मिले हुए थे, सजा बहुत पहले से मिली हुई थी। तो उसी तरह से आप देखेंगे बहुत लोगों को जेल भी भेजा गया। कानून सबके लिए बराबर है, और इस बात को हम लोग साबित कर रहे हैं। हमारा भी कोई आदमी अगर पकड़ा जाता है, हम जेल भेजते हैं, उस पर मुकदमा करते हैं, और साथ ही साथ अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करते हैं। 138 सिपाहियों को हम लोगों ने सम्मानित किया, हवलदारों को सम्मानित किया, 1 दर्जन से अधिक जिले के SP को सम्मानित किया, DSP लोगों को भी सम्मानित किया। लेकिन जितने लोगों को सम्मानित किया उतने ही अच्छे काम करने वाले लोग नहीं हैं। अब समारोह में कम समय में इतने ही लोगों को सम्मानित करना संभव था। काम बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो नहीं सम्मानित हुए
किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये काम चलता रहेगा। जो अच्छा काम करेंगे पुलिसकर्मी वो सम्मानित होंगे, जो गलत काम करेंगे वो दंडित होंगे। तो हम सिस्टम को भी ठीक करने का हम लोग काम कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय कर रहा है, सरकार का इतना सपोर्ट है। हम लोगों को गाड़ी घोड़ा वाहन वायरलेस हथियार भवन थाना भवन शौचालय महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था पुलिस एकेडमी सरदार पटेल भवन से सरकार इतना संसाधन दे रही है। तो मैं यही कहता हूँ सबके सिपाही से भी और हर पंक्ति के पदाधिकारियों से कि बिहार सरकार इतनी सुविधाएं आपको दे रही है, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है। आप घर मांग रहे हो घर मिल रहा है, मकान मांग रहे हो मकान मिल रहा है। थाना सारे थाने बन गए, कुछ ही ऐसे थाने हैं जिनके लिए ज़मीन नहीं मिली है। पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ी की कोई कमी नहीं है, वाहन की कोई कमी नहीं है, एक से एक आधुनिक हथियार मिल रहे हैं। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग पूरी ताकत से विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए काम करें। सिवान जैसे जिले में कई ऐसी कमी भी नहीं, हर जिले पूरे बिहार स्तर पर ये समस्या हुई है। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। हम पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। एक पॉलिसी, ये सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि बिहार सरकार संकल्पित है इस बात के लिए कि दागी लोग नहीं रहेंगे। सरकार के आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। तो हम तो पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ये कोई नहीं कर सकता कि चेहरा देख करके किसी को छोड़ दिया गया, दोषी है तो किसी को बना दिया गया जानबूझ। एक सरकार ने एक फ्रेम बना दिया। इस फ्रेम में जो फिट होंगे वही थाना प्रभारी होंगे, जो इस फ्रेम में फिट नहीं होंगे वो सिस्टम से बाहर रहेंगे। तो उस फ्रेम में हाँ, हम ये मानते हैं कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो किसी दंडित हुए हैं लेकिन उन्होंने अपना सुधार कर लिया है और अब अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है सिपाही से लेकर के और इंस्पेक्टर डीएसपी तक कि कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी पुलिसकर्मी हो, जिसको लगता हो कि वह सही है और उसके साथ अनुचित हो गया है, अन्याय हो गया है, कुछ गलत हो गया है, कोई गलतफहमी हो गई है, तो पुलिस मुख्यालय में मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, उसकी जांच होगी और उसके साथ न्याय होगा। लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप गरीबों को शोषण करें, जुल्म करें या आप उल्टा सीधा काम करें, बालू माफिया से शराब माफिया से मिल करके या 2 नंबर के काम करने वालों से मिल करके अपराधियों को संरक्षण दें। पुलिस में रह करके कोई गलत काम करे, इसको तो बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। और हमारा सिपाही भी अच्छा काम करता है तो उसको हम सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और वो आदर और सम्मान हर पुलिसकर्मी को मिलेगा। सर, एक समय चला था पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए अभियान चलाते थे, कम्युनिटी पुलिसिंग, मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ, शुरू से देता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और मैं सारे अपने एसपी लोगों को भी कहता हूँ और उसके नीचे के पदाधिकारियों को कहना तो एसपी लोगों का काम है, लेकिन मैं बराबर कहता हूँ, ये पुलिस मैनुअल में अंग्रेजों ने इस चीज़ को महसूस किया था, उन्होंने भी लिखा हुआ, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी पुलिस पदाधिकारी अपने कर्तव्य के पालन में सफल नहीं हो सकता है। विधि व्यवस्था के संधारण की बात हो या अपराध नियंत्रण की बात हो, जनता अगर सहयोग नहीं करेगी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जनता तभी सहयोग करेगी जब जनता आप पर भरोसा करेगी, और भरोसा जनता तभी करेगी जब आपका काम देखेगी कि आप ईमानदार हैं, आप निष्पक्ष हैं और आप सिंसियर हैं। तो आपको साबित करना होगा, केवल भाषण से तो होगा नहीं। हम अच्छा भाषण दे देंगे तो उससे नहीं होगा, जनता देखती है। अब ये बात अलग है कि आप अच्छा भी काम कर रहे हैं तो सबको अच्छा तो लगता नहीं है। तो राम भी सबको अच्छे नहीं लगते थे, उनको गाली देने वाले लोग हैं, कृष्ण जी को गाली देने वाले लोग हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब को गाली देने वाले लोग हैं, और दुर्गा जी काली जी को गाली देने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गाली देने वाले लोग हैं। तो देवी देवताओं को भी, हमारे ऋषियों को, पीरों को, मौलवियों को, साधु को, संतों को, फकीरों को भी गालियां देने वाले लोग हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, उससे आदमी को परेशान भी होना नहीं चाहिए। सर, आए दिन सरकार का सीधा आदेश है कि अपराधियों के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आज कोई भी नहीं कह सकता है, मैं आप लोग इतने पत्रकार हैं, मैं कह रहा हूँ,
कोई भी नहीं कर सकता है कि कोई भी किसी दल का कोई राजनीतिक नेता किसी अपराधी को खुलेआम संरक्षण दे सकता है। ये सरकार के संकल्प के कारण है। खुलेआम अपराधी के साथ नाम जोड़ने में अब लोग डरते हैं। पहले ये शौक था कि फलां अपराधी के साथ हमारा नाम जुड़ा है तो मेरा रुतबा रहेगा। अब अपराधी के साथ अपना नाम जोड़ने में लोग डरते हैं कि मेरे पर भी कयामत आ सकती है। यही सुशासन है। बाकी घटनाएं होती रहती हैं और घटनाएं कभी भी पूरी तरह से राम राज्य कैसे आ जाएगा? कभी था और कभी होगा। समाज में त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में हमेशा निगेटिव लोग रहे हैं, अच्छे बुरे लोग रहे हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि जो अपराध करे वो पकड़ा जाए, उसको उस कानून की सजा हो, अपराध करने वाला बचे नहीं किसी राजनीतिक पैरवी के कारण या पैसे के प्रभाव के कारण, वो बचे नहीं। पुलिस उसको दौड़ाए और ये हो रहा है और ये होगा। इस पर कोई सर, समझौता देखा जा रहा है कि मैं इसके बारे में कई बार बोल चुका हूँ और जनता से अपील करता हूँ कि इस तरह का अफवाह में नहीं आए। ये कुछ जो उल्टे दिमाग के खोपड़ी के लोग हैं, असामाजिक तत्व, जानबूझ करके अफवाह फैलाते हैं। और कई घटनाएं हो गई बच्चा चोर के नाम पर, कहीं अपरिचित आदमी कोई दिखता है तो कोई पीटने लगता है। ये उचित नहीं है, पूरी तरह से गलत है, अफवाह है। और किसी को भी आम जनता से अपील करता हूँ, सारे जनप्रतिनिधियों से, जो मुखिया हैं, वार्ड के मेंबर हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, जिला पार्षद हैं, विधायक हैं, सारे जनप्रतिनिधियों को, जनता को एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरह के अफवाह में नहीं। कानून को तो अपने हाथ में कभी लेना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर एक सभ्य समाज में असभ्य समाज में क्या फ़र्क रहेगा कि आप कानून अपने हाथ में ले लीजिए। किसी आदमी पर संदेह हो, पुलिस को खबर कीजिए, उसको पुलिस को सौंप दीजिए, पुलिस जांच करेगी। सर सिवान जो एक बात कहता हूँ कि जब कानून कोई बनता है तो कानून को तोड़ने वाले लोग भी समाज में ही रहते हैं। हत्या करने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है तो हत्या रुक तो नहीं गई। डकैती के लिए 10 साल की कारावास का प्रावधान है तो डकैती होती है कि नहीं होती। लूट के लिए भी 7 साल की सजा का प्रावधान है तो लूट की घटना होती है कि नहीं होती। तो केवल कानून से माइंडसेट चेंज करना होगा, सबसे जरूरी बात यह है। तो शराबबंदी का कानून है, ये तो सबको पता है। पकड़े जाएंगे तो जेल जाना है, कोई पैरवी काम नहीं आएगी। पकड़े जाने पर जेल जाना पड़ेगा और मुकदमा चलेगा और सजा होगी। पुलिस अधिकारी को भी पता है कि इस तरह के धंधे में अगर हमारी संलिप्तता पाई गई तो हम पर भी मुकदमा होगा, हम जेल भी जाएंगे, डिसमिस भी होंगे। फिर भी कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं। तो ऐसे लोग रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से हम लोगों को कामयाबी इसमें तब मिलेगी जब जनता खड़ा हो इस पर। शराब पीने से या नशा का सेवन करने से आदमी का नैतिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, उसका चारित्रिक पतन होता है, उसकी चेतना के में गिरावट आती है। फिर आदमी के शरीर में तो रहता है, लेकिन चेतना में गिरावट आने के कारण वो शरीर में तो आदमी के रहता है, लेकिन वो जानवर की तरह हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। शरीर का नाश, संपत्ति का नाश और इसके साथ साथ उसके चरित्र का नाश भी होता है। तो ये बात सबको समझानी होगी। और लोग अधिकांश समझते, कितने लोग शराब बेच रहे हैं, शराब पी रहे हैं। शराब पीने आबादी है सीमांत की 30 लाख, तो 30 लाख लोग तो शराब नहीं बेचते, शराब के धंधे में नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5% है। 30 लाख की आबादी में सब लोग अपराधी तो नहीं है। सारे लोग डकैती नहीं करते, सारे लोग लूट नहीं करते, सारे लोग बलात्कार नहीं करते, सारे लोग हत्या नहीं करते। 95% समाज में अच्छे लोग हैं, केवल उनको संगठित होने की जरूरत है। संगठित होकर के अपराध की संस्कृति को समाप्त करें। जात के नाम पर अपराधी को आप संरक्षण देते हैं, जात के नाम पर दीजिएगा, पार्टी के नाम पर दीजिएगा, मजहब के नाम पर दीजिएगा, तो अपराधियों की ताकत बढ़ती है। अपराधी के पीछे अगर उसकी कौम के लोग खड़े हो जाएं, जात के लोग खड़े हो जाएं, दल के लोग खड़े हो जाएं, तो अपराधी की ताकत बढ़ती है। तो जनता से तो हमारी अपील यही है ना कि अपराधी को केवल अपराधी समझे। जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर जिस दिन समाज में समर्थन मिलना बंद हो जाएगा, अपराध बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। अपराधी उसी दिन भागते नजर जाएगा। देखिए, मैं रात दिन चलता रहता हूँ और ये तो मैं अपने सहूलियत के कारण मतलब बहुत चलना पड़ता है। जैसे आज मैं सुबह उठा, सुबह से मैं राजगीर पुलिस एकेडमी गया। 2000 के आसपास सब इंस्पेक्टर का डायरेक्ट इंडक्शन था, तो राजगीर गया, राजगीर से लौट करके पटना आया, पटना से मैं सिवान में आया हूँ। तो ये मत आइए कि सिवान में आया, अभी रात में मुझे 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यहाँ से मैं मोतिहारी जाऊँगा, वहाँ से मैं बेतिया जाऊँगा, वहाँ से मैं बगहा जाऊँगा।
तो कल मैं 12 बजे तक पटना पहुंचूंगा तो मुझे रात तक चलना पड़े, तो गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं, ड्राइवर थक जाते हैं, मैं चलता रहता हूँ। ठीक होगा, कैसे तो पता चलेगा सर क्या होगा? आप चले जाएंगे वो आपको एसपी साहब बताएंगे, आप जाइए। सर, क्या माना जाए बिहार के डीजीपी जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, डीजीपी कुछ नहीं होता है। हमारे सिपाही नहीं काम करे तो डीजीपी क्या कर लेगा, थानेदार काम नहीं करे तो डीजीपी क्या कर लेगा, एसपी काम नहीं करे तो डीजीपी क्या कर लेगा। काम तो वही लोग करते हैं, हम लोग तो केवल अपना नाम लेते हैं। काम सब जितने अच्छे पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे हवलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे एसपी हो, सब काम कर रहे हैं। आपके एसपी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, केवल हम काम कर रहे हैं। कम है, थानेदार को थाना ही देखना है तो उसका लोड उस पर कम है, लेकिन सब काम कर रहे हैं, अकेला में काम सर नहीं। आज से 18 साल पहले डीजीपी साहब आए थे, 18 साल बाद आप आए हैं, उस समय भी कोई बड़ा मुद्दा था। अभी मुझे रहना है 21 तक, उसके बीच में मैं 18 बार सिवान में तो हूँ। दूसरी बार 18 साल पहले से आए थे सर, 2001 में प्रतापपुर कांड में, उस समय बड़ी घटना हुई थी, और आप 18 साल बाद आए हैं, इससे क्या आप कहना चाहते मैंने कोई बड़ा मामला है? हैं? नहीं, कोई बड़ा मामला, मैं रास्ते में हूँ, मैं सिवान नहीं आया हूँ। जी सर। सिपान मेरा पड़ाव है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे जाना है मोतिहारी, जाना है बेतिया, तो सिवान उतर गया, मैं ट्रेन से आ रहा था, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं तो अब जाती। तो उत्तर प्रदेश में घुस जाएंगे। सर गोपालगंज भी है। नहीं, गोपाल कश्मीर से जारी किए गए जितने हथियार हैं उसमें करीब करीब मैं मानता हूँ 100 के 100% जाली, और उसके लिए स्पेशल हमने SIT बनाई है। वो आदेश निकलेगा, सारे लोगों के हथियार को जमा कराया जाएगा, सबकी वहाँ जांच कराई जाएगी, और जो जमा नहीं करेंगे सब पर मुकदमा होगा, एक एक आदमी का, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी, और भारी संख्या में। आप देखिएगा।